नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे। वी आर एग्जामपुर, क्रम से क्रांति। और आज का दिन बहुत खास है। कहते हैं आज धनतेरस की। आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई है दोस्तों। ठीक है, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से अगर मैं बोलूं बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, गारंटी। तो सबसे पहला काम ये कर दो, हर मीडियम पे सेशन को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहां जहां आप जुड़े हुए हर सोशल मीडियम पे इस सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे सेशन बार बार नहीं होते। आज धनतेरस स्पेशल सेशन है दोस्तों। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद दोस्तों। सभी लोगों का स्वागत है इस प्यारे से सेशन में। हमारा टॉपिक आज क्या है? बेस्ट स्टैटिक जी के रैपिड फायर। नहीं, आपको मैं हर क्वेश्चन का दूंगा 10 सेकेंड। ज्यादा समय में आज नहीं दे सकता हूं क्योंकि आप भी बिजी होंगे। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है और मुझे बताना है कि आंसर आपका कितना सही है। और लास्ट में आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ। ठीक है, तो मुझे बताओ सभी लोग सेशन के लिए रेडी हो। और हम सेशन की शुरुआत करने पहले से एक पहला सेंटेंस ये बोलते हैं आप सभी लोगों को, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो याद रखना, सबसे पहला परम धर्म है दोस्तों, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को हिट भी करना है जो बताएगा कि अगली क्लास कौन सी होने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और उम्मीद करता हूं कि शायद ही ऐसा कोई होगा जो गलत करेगा। तो टाइमर स्टार्ट लगा दिया है, टाइम स्टार्ट आपका हो गया है। 10, 9 एंड सो ऑन। कोशिश करो आपको कि 10 सेकंड में आप आंसर दे दीजिए, क्योंकि जितना प्रेशर होता है ना, परफॉर्मेंस हमारी उतनी निखर के आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बोलूं तो जरा समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? चलो अच्छा देखो, गौर से दिख रहा होगा आपको, यहां पर 12 जनवरी है और यहां पर 12 अगस्त है। अगर मैं बोलूं तो दोनों दिन ही याद देखना, हम यूथ डे मनाते हैं, दोनों दिन युवा दिवस मनाते हैं, बट अंतर है। अगर मैं बोलूं जनवरी तो याद रखना ये हमारा हो गया राष्ट्रीय, और अगर मैं बोलूं इंटरनेशनल यानी कि मैं बात कर रहा हूं अंतरराष्ट्रीय, मैं कैसा बात कर रहा हूं, याद रखना अंतरराष्ट्रीय, तो याद रखना दिस इज कॉल्ड 12 अगस्त। अगर मैं बताऊं कि 5 जून को क्या मनाते हैं तो पता होगा 5 जून को हम लोग एनवायरमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, 5 जून को हम लोग एनवायरमेंट डे मनाते हैं। 27 सितंबर को याद रखना टूरिज्म डे मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना टू एवरीबॉडी। हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, तो थोड़ा ध्यान से इसको अटेम्प्ट करिएगा सभी लोगों, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए, टाइमर स्टार्ट। ठीक है, टाइम खत्म। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, काफी पुराना क्वेश्चन है, जरा समझना। ठीक है, नया नहीं, थोड़ा सा पुराना है। नाम ही है स्टैटिक, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए CAA का फुल फॉर्म क्या है, तो पता होगा आपको, ये बहुत ज्यादा चर्चा में था दोस्तों। ठीक है, और याद आ गया होगा इसका जो आंसर हमारा दोस्तों है, ये बहुत आसान है, जिसको हम लोग कहते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये याद है ना, ये जब ये लागू हुआ था 2019 में, तो बार बार ये चर्चा हो रही थी कि ऐसा तो नहीं कि हमारी भारतीयता को खत्म कर दिया गया है ना, ऐसा तो नहीं कि हम इंडियन है तो हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे टू एवरीबॉडी। तो कहीं ना कहीं याद रखना, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू एवरीबॉडी। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बोलूं तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है जो सिटी अमेंडमेंट एक्ट है ये 2019 से लागू हुआ, जो कि याद रखना हमारे पार्लियामेंट ने इसको लागू किया 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका पर्पस क्या था, जो हमारे देश में सिटीजन एक्ट है 1955 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। ठीक है, जो बताता है कि टू प्रोवाइड ए पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप, जो बताएगा हमारी नागरिकता के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ ये कहा गया था कि वैसे कुछ रिलीजियस जो माइनॉरिटीज में आते हैं, जैसे हमारे देश में अगर कहते हैं हिंदू की जनसंख्या ज्यादा होगी, तो हिंदू हमारे यहाँ माइनॉरिटी नहीं होगा, अल्पसंख्यक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं पाकिस्तान में, तो हिंदू वहां पर कम है, तो याद रखना वहां पर ये माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो बेसिकली ये कहा गया जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो
बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, पाकिस्तान की बात करें, हु आर हिंदू, यानी इन कंट्रियों में जो भी हिंदू हैं, ये कम तादाद में होंगे, तो इनको नागरिकता दी जा रही है हमारे भारत में, ठीक है। हिंदू हो गया, सिख्स हो गया, उसके बाद बुद्धिज्म हो गया, जैन हो गया, पारसीज हो गया और साथ में क्रिश्चियन, एंड अराइव्ड इन इंडिया बिफोर द 2014, यानी कि ये 2014 के पहले आए हुए हैं, जो भी होंगे उन सबको हम नागरिकता देंगे भारत की, ठीक है। यही इसमें कहा गया है कि इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया, ठीक है, याद रखना टू एवरीबॉडी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से इसको अटेम्प्ट करिएगा, थोड़ा सा यूनिक है और उतना आसान नहीं लगेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ट्राई का फुल फॉर्म पूछता है, तो आपको बताना है ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। और एक चीज और बताना, इसका हेडक्वार्टर भी हम लोग देखेंगे कौन है वर्तमान में, ठीक है। अगर मैं बोलूं इंडिया में, अगर मैं बोलूं ट्राई के बारे में, तो जो भी आप देखते होंगे टेलीकॉम के बारे में रूल, उन सभी को रेगुलेट करता है हमारे देश में, ट्राई करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखना टेलीकॉम हो गया, रेगुलेटरी हो गया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग ट्राई का फुल फॉर्म हो गया। अगर मैं बोलूं कि कब बना, तो याद रखना ये बना 1997 में। ये कब बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हुआ 1997 में, ठीक है। मिस्टर पीडी वघेला, याद रखना मिस्टर पीडी वघेला साहब, याद रखना मिस्टर पीडी वघेला साहब, याद रखना इसके हेड हैं। और अगर मैं बोलूं कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। अक्सर कंफ्यूज हमारे पास क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो संस्था में, एक इरडा जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है और एक ट्राई। तो याद रखना जो इरडा है वह हैदराबाद में, बट ट्राई जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान है, अटेम्प्ट करिए। चलिए टाइमर स्टार्ट है, कोशिश करना कि 10 सेकंड में आप आंसर दे दो, एक प्रेशर बिल्ड करो एग्जाम में कैसे बनाओगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस बताओ मुझे जरा जल्दी से, हम लोग कब मनाते हैं। तो देखो सामने, अगर मैं बोलूं सामने आंसर आपको दिख जाएगा, आंसर हमारा होगा 29 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, यह मनाते हैं 29 अप्रैल को। जरा देखो जो 22 मार्च है, अगर मैं बोलूं तो पता होगा आपको अंतर्राष्ट्रीय वाटर डे मनाते हैं। जो वाटर डे होता है हम लोग वो मनाते हैं कब, 22 मार्च को, ये तो सभी लोगों को पता होगा। अगर मैं बोलूं जागो ग्राहक जागो 15 मार्च, यानी कि याद रखना जागो ग्राहक जागो, याद रखना ये हो गया हमारा 15 मार्च। और याद रखना HIV डे की बात करते हैं दोस्तों, HIV डे की बात करते हैं तो याद रखना ये हमारा हो गया एड्स डे जो हम लोग मनाते हैं। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं, 29 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका थीम भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो जरा देखना जो अंतर्राष्ट्रीय डांस डे हमने अभी हाल ही में मनाया है 2021 का, उसका थीम क्या है, पर्पस ऑफ डांस, यानी डांस का पर्पस क्या है, ये याद रखना इस वर्ष का थीम है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही नहीं, काफी पुरानी न्यूज है, आपको बताना है 2 बैंकों का मर्जर हुआ था, देना बैंक और विजया बैंक। याद रखना दोनों बैंक वर्तमान में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। आपको बताना है ये जो मर्ज हुए हैं ये कौन से बैंक में मर्ज हुए हैं, बताओ मुझे जरा जल्दी से। तो याद रखना ये बहुत पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों मर्ज हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। याद रखना यह दोनों मर्ज हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इसी बैंक का स्लोगन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इसका स्लोगन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर मैं बोलूं कि अभी ओबीसी किस में मर्ज हुआ है, तो याद रखना जो ओबीसी मर्ज हुआ है मुझे बताओ कमेंट करके, और मुझे बताओ कैनरा बैंक में कौन मर्ज हुआ है, और मुझे बताओ पीएनबी में कौन मर्ज हुआ है, बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से। इन तीनों बैंकों में 2020 में यानी कि लास्ट ईयर में कौन से बैंक मर्ज हुए थे, बताओ मुझे जरा जल्दी से। बाकी तो मैं आंसर के लिए हूं, जरा इसको नोट कर लो और समझ लो जरा ध्यान से, ठीक है। याद रखना हमारे देश में जो बैंकों का मर्जर स्टार्ट हुआ था ना, वो बहुत पुराना स्टार्ट हुआ था। जब हमारे देश में एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो मर्ज हुआ था पीएनबी में 1993 में, दिख रहा होगा आपको, पीएनबी में ये मर्ज हुआ था, जिस बैंक का नाम क्या है दोस्तों, न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज इन 1993, यानी कि याद रखना ये पहला ऐसा बैंक था जो मर्ज हुआ। आगे चलते हैं, उसके बाद
2018 में याद रखना बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और साथ में याद रखना देना बैंक, ये मर्ज हो गए सितंबर 17 2018 में। ठीक है भाई, पिछले साल का जो मर्जर है ना जो हुआ 1 अप्रैल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बैंक मर्ज हो गए। जैसे अगर मैं बोलूं तो जो सिंडिकेट बैंक था ना, याद रखना वो मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, बिल्कुल सही बात है। जो इलाहाबाद बैंक है वो मर्ज कहाँ हो गया, वो इंडियन में मर्ज हो गया, बिल्कुल सही बात है। जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था और साथ में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, दोनों मर्ज हो गया किसमें, पीएनबी में मर्ज हो गया। एट द लास्ट अगर मैं बात बोलूं तो पता होगा आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन, ये दोनों कहाँ मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। याद रखना यही हमारे देश में मर्जर की पोजीशन है। अगर मैं पूछूं आपको, ये हो गया मर्जर 1, ये हो गया मर्जर 2, ये हो गया मर्जर 3 और ये हो गया मर्जर 4। याद रखना ये मर्जर, ये मर्जर, ये मर्जर और ये मर्जर का टोटल एटीएम है। यानी कि पीएनबी का एटीएम कितना हो गया, 13,897 अब पीएनबी का एटीएम हो गया। ठीक है, कैनरा का एटीएम कितना हो गया, कैनरा का एटीएम हो गया 13,360 हो गया। यूनियन का कितना हो गया, 13,463 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको जरा ध्यान से अटेम्प्ट करिए टू एवरीबॉडी। ठीक है, महात्मा गांधी ने अटेंड किया था विच ऑफ द आईएनसी, यानी कि आईएनसी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कितनी बार एसएससी के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, याद रखना। पता होगा अगर मैं बात करूं अपने इकोनॉमी की, अगर मैं बात करूं हमारे जीके पार्ट की, तो याद रखना ये बहुत प्यारा सा पॉइंट है कि जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब कब हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये देखो पूरी हिस्ट्री है, एक बार उसको देखो जल्दी से टू एवरीबॉडी। अगर मैं बोलूं कि महात्मा गांधी जी ने जो गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया, तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा 1931 इज द राइट आंसर। जरा देख लेते हैं, जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी याद रखना वो हुई थी 1930 में बेटा। ठीक है, जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी याद रखना वो हुई थी 1931 में, और इसी में माननीय मोदी जी ने, सॉरी मोदी जी कह रहे हैं, माननीय महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। जो तीसरा है याद रखना ये हुआ था 1932 में, और कहते हैं इन द सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस गांधी जी ने ज्वाइन किया था उसी मीटिंग में, और ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और याद रखना तेज बहादुर सापरू। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारे मीटिंग गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था। ठीक है, बैठ के डिसीजन लेना। ओके, अगला बताओ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि पहली वोमेन राष्ट्रपति हमारे देश की कौन थी। हमारे देश में जो पहली राष्ट्रपति बनी महिला, उनका नाम क्या था दोस्तों। तो जरा समझ, बहुत फेमस है, इनको पहचान की मोहताज नहीं है ये। इनका नाम है दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये पहली ऐसी महिला हैं जो हमारे देश की बनी राष्ट्रपति। 2012 में बनी ये देश की राष्ट्रपति। अगर पूछता कि बताओ क्वेश्चन में पहली पीएम कौन है, पहली पीएम कौन है, तो सबको पता होगा वो पीएम कौन है, उनका नाम है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो याद रखना हमारे चीफ जस्टिस साहब जिनका नाम है KG बालाकृष्णन जी, उन्होंने इनको ओथ दिलवाया था, और इनका जो जन्म हुआ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का, ये जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1934 को। ये हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति हैं, जो कि शी इज द फर्स्ट वोमेन एंड फर्स्ट महाराष्ट्रियन टू होल्ड दिस पोस्ट। याद रखना यह 5 सालों तक बनी देश की राष्ट्रपति रही थी। इनके कार्यकाल में जो मनमोहन सिंह थे, याद रखना वो थे प्राइम मिनिस्टर जी, और याद रखना इनके ही कार्यकाल में मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे ये थे उपराष्ट्रपति, और याद रखना इनको सक्सेसिव किसने किया, इनके बाद कौन आए, देश के महान राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आ गए। ठीक है, और याद रखना इन्होंने किसको सक्सीड किया था, इन्होंने सक्सीड किया था किनको, इनको सक्सीड किसने किया था, प्रणब मुखर्जी जी ने। याद रहेगा टू एवरीबॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आसान है, बताइए हमारे देश का सबसे पुराना बंदरगाह जो हार्बर होता है ना, वो कौन सा है, मुझे बताओ जरा जल्दी से टू एवरीबॉडी।
देश का सबसे पुराना जो बंदरगाह है मुझे बताओ वह कौन सा है? चलिए देखिए, कोलकाता तो वहां पर होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। जो पारादीप है उड़ीसा में है। और तो इसका जो आंसर है दोस्तों याद रखना, हमारे देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। अक्सर आप देखते होंगे पेपर में एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं लीफो और फीफो। आपको बताना है लीफो का फुल फॉर्म क्या है। चलिए बताइए। धनतेरस में स्टैटिक का पढ़ने का मजा ही कुछ और दोस्तों, है ना। और मुझे बताना कमेंट करके कि आज धनतेरस में आपके यहाँ क्या क्या खरीदा गया। बताओ मुझे कमेंट करके बताइएगा सेशन खत्म होने के बाद। तो याद रखना, यह कॉमर्स का दो शब्द बड़ा प्यारा सा है। एक होता है लास्ट इन लास्ट आउट, मतलब जो जैसे नहीं गोदामों में सामान रखा अरेंजमेंट होता होगा, गोदामों में जो वेयर हाउस होते हैं, तो जैसे मार्कर का गोदाम है तो जो पहले आ रहा है उसको पहले भेज दो, या तो ये सिस्टम फॉलो होगा, या तो जो लास्ट में आया आप उसको बाहर से ही बाहर भेज दो। तो ये मैनेजमेंट है वस्तुओं को रखने का वेयर हाउस में। तो याद रखना, अगर मैं बोलूं लीफो का फुल फॉर्म क्या होगा तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में आया आप गोदाम से पहले उसको बाहर निकाल दो। और या तो क्या होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी या तो क्या होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया आप पहले उसको बाहर कर दीजिए। दो ही चीज होगी, तीसरा नहीं होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, चलिए अगला बताओ ध्यान से जरा। राउरकेला स्टील प्लांट जो है, बताओ मुझे इसकी स्थापना कहाँ हुई? बेसिकली सभी को पता होगा ये कहाँ पर है। ये है झारखंड में है ना। ये कब बना? ये 1956 में बना, 55 में बना, 1992 में बना या 82 में बना? तो जरा समझिएगा, इसका आंसर हमारा होगा 2, यानी कि ये बना 1955 को। जरा देखते हैं, जो राउरकेला स्टील प्लांट है याद रखना यह है उड़ीसा में है। मैंने शायद झारखंड बोला, उड़ीसा याद रखना, यह है उड़ीसा में है। और कहते हैं इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड, ये देश का पहला फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है जो कि पब्लिक सेक्टर है इन इंडिया, यानी पहला सरकारी स्टील प्लांट अगर कोई है तो उसका नाम क्या है? राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि उड़ीसा में 1955 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इट वॉज सेटअप बाय विद द वेस्ट जर्मनी, यानी कि जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, एंड विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है 1 मिलियन टन है 1960 में। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी याद रखना हमारे देश में सेल का नाम सुना होगा आपने, है ना। सेल का नाम सुना होगा आपने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको लीड करती है। मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से सभी विद्यार्थी कि जो सेल है उसकी चेयरमैन अभी न्यूज में थी बहुत ज्यादा, उनका नाम क्या है? तो याद रखना उनका नाम है सोमा मंडल। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना उनका नाम है सोमा मंडल। उनका नाम क्या है? सोमा मंडल। ठीक है, अगला बताओ जरा ध्यान से। पूरी जानकारी जरा सेल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सेल कब बना? सेल बना 1955 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? राउरकेला में है। और मिस्टर दीपक चटर्जी चटराज याद रखना इसके हेड हैं। ठीक है, सोमा मंडल इसके हेड हैं। ये बना 1954 को, 67 साल पहले। ठीक है, याद रखिएगा टू एवरीबॉडी। यानी ये हमारा सेल हो गया और वो हमारा क्या हो गया? वो है राउरकेला प्लांट हो गया हमारा। ठीक है, चलो आगे। दो 2020 का जो नोबेल का पीस प्राइज है आपको बताना है वो किनको मिला। और इसमें बहुत खास नाम है, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के भूतपूर्व डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम भी शामिल है इसमें, है ना। तो याद रखना जो मिला है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। याद रखिएगा टू एवरीबॉडी,
इस कोविड-19 में जो हम बात करते हैं ना सर्वाइवल फूड, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो याद रखना इसको मिला। अगर मैं कहूँ कि 1901 से जब से नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ था, याद रखना, फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, साइकोलॉजी कहें या हम मेडिसिन कहें, 3 हो गया, लिटरेचर हो गया, उसके बाद साथ में पीस हो गया, तो याद रखना, और साथ में 1968 में एक और स्टार्ट हो गया इकोनॉमी, ठीक है। टोटल याद रखना 6 कैटेगरी में नोबेल का प्राइज दिया जाता है, ठीक है। और याद रखना जो सारा प्राइज होता है वो सारा मिलता है स्वीडन में, सिर्फ एक ऐसा प्राइज है जो मिलता है कहाँ पर, वो मिलता है नोबेल की राजधानी ओस्लो में। अगर मैं देखूं कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसकी स्थापना कब हुई, तो ये बना 1961 को बन के तैयार हो गया, ठीक है भाई। अगर मैं बोलूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखना रोम, जो कि इटली की राजधानी है, रोम जो कि इटली की राजधानी, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और याद रखना डेविड भाई, जो डेविड भाई हैं, डेविड भाई जो हैं याद रखना इसके हेड हैं। और याद रखना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है और दिमाग लगाइएगा तो निकल जाएगा आंसर। भारत का सबसे पुराना बांध जो है वो कौन सा है, बताओ मुझे जरा जल्दी से, उसका नाम क्या है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना बांध, उसका नाम क्या है। कलनई डैम, भाखरा नागल डैम, पोंग डैम, सरदार सरोवर डैम या उकई डैम। तो याद रखना जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, यही वो डैम है। और ये डैम कहाँ पर है, तो याद रखना ये डैम जो है यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, याद रखना ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। देश का सबसे पुराना डैम है, ठीक है। जरा देख लो ध्यान से, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। कहता है द डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग, जो राजा हुआ करते थे पहले, किंग कारिकाला, चोला साम्राज्य जो हुआ करता था उसकी बात हो रही है, ऑफ द चोला डेंसिटी इन 2nd सेंचुरी एडी, यानी 2nd सेंचुरी के पहले। द डैम इज लोकेटेड इन द रिवर कावेरी, यानी कि याद रखना तमिलनाडु में जो रिवर कावेरी है उसी पर यह नदी पे बना हुआ बांध है, जिसका नाम है दोस्तों याद रखना कल्लनई डैम, जो हमारे देश का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट डैम माना जाता है, ठीक है। अगला बताओ जरा जल्दी से। लार्जेस्ट फ्रेश रिवर, हमारे देश सबसे ताजा नदी जो द्वीप पर कहीं बसा हुआ उसका नाम क्या है, तो याद रखना मजुली। क्या नाम है उसका, मजुली, याद रखना उसका नाम है दोस्तों मजुली। और ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये आसाम में है। ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये आसाम में है। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि कोई भी गलत नहीं करेगा। गौतम बुद्धा इतना फेमस नेम है, इनकी कितनी बार पढ़े होंगे बचपन में, इनका नाम बताओ, इनका बचपन का नाम क्या है, ठीक है। तो बहुत आसान है, पता होगा इनको हम लोग सिद्धार्थ के नाम, सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, इनको हम लोग सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब जरा कुछ प्राइज वो हो जाए, थोड़ा हो जाए कंपटीशन। आपके सामने कुछ दिख रहे होंगे प्राइज, क्या दिख रहे होंगे, कुछ दिख रहे होंगे प्राइज। आपको बस ये बताना है कि जो कलिंगा प्राइज है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से सारे मेंबर। उसके बाद जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, मुझे बताओ ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। जनपद अवार्ड मुझे बताओ सभी लोग जल्दी से कमेंट करके, यह कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद सरस्वती सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो जरा देखें इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। टाइम स्टार्ट हो गया, सिर्फ 10 सेकंड में आपको कोशिश करना है सारे याद रखना। स्टैटिक में ये सब पॉइंट आते हैं एग्जाम में, 2-3 नंबर आ ही जाता है गारंटी। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, करेंसी हो गया, स्टैटिक में पूछ देता है बहुत ज्यादा।
चलो, तो जरा समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। कलिंगा प्राइज, जो कि याद रखना साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, 1 नंबर। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस में दिया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। जनपद अवार्ड लिटरेचर में बिल्कुल दिया जाता है। व्यास सम्मान बिल्कुल दिया जाता है। सरस्वती सम्मान लिटरेचर में, यानी जरा देखो ये सारे अवार्ड जो है वो लेखन श्रेणी में दिया जाता है, याद रखना। ये सारे अवार्ड किस में दिए जाते हैं? लेखन में। और याद रखना ये दोनों जो है वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर और साथ में कलिंगा प्राइज। ऊपर वाले दोनों साइंस, बाकी सारे अवार्ड हमारे किस में हैं? ये सब लेखन के क्षेत्र में अच्छा काम करोगे तभी ये अवार्ड मिलते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताओ मुझे जरा जल्दी से, अभी हाल ही में जो 20वां समिट हुआ है, अभी हाल ही में जो 20वां समिट हुआ है किसका? एससीओ का। वह समिट कहां हुआ? ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अभी हाल ही में 17वें नंबर का जो आसियान समिट हुआ है वो कहां हुआ? याद रखना, मैं 18 नहीं पूछ रहा हूं, मैं 18वां नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 17th नंबर। अभी जो 18 हुआ वो तो हुआ ही है, मैंने पिछला पूछा है, तभी स्टैटिक का मजा है दोस्तों, ठीक है। तो जरा समझिएगा। चलिए इसका आंसर देखो जरा समझना। जो एससीओ है याद रखना, उसकी अगर मैं बात बोलूं तो उसको जो चेयर किया, किसने किया? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रसियन, यानी कि कहां पर हुआ? तो ये हुआ रसिया के द्वारा, यानी ये कहां हुआ? ये हुआ रसिया के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको हमारी तरफ से किसने लीड किया? इंडिया की तरफ से तो मैं बोलूं तो याद रखना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है श्री नरेंद्र मोदी जी, याद रखना उन्होंने इसको लीड किया, इंडियन डेलीगेशन को। जो आसियान समिट होता है पता होगा, वो 10 कंट्रियों का समिट होता है। इसमें कितने कंट्री होते हैं? 10 मेंबर होते हैं। और याद रखना इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। लेकिन एससीओ में पहले 8 हुआ करते थे, अभी इस साल 10 हो गए। जो नए मेंबर ऐड हुए हैं एससीओ में, मुझे बताना है आपको कमेंट करके वो 2 मेंबर कौन से ऐड हुए हैं, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, उम्मीद करता हूं गलत आप नहीं करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। दाल का एक प्रकार होता है, इसको हम लोग कहते हैं दलहन की दाल। तो आपको बस ये बताना है विश्व दलहन दिवस हम लोग कब मनाते हैं। और इस साल का जो थीम है 2021 का, वो थीम देख लीजिए, न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड, याद रखना ये थीम है वर्ल्ड पल्सेस डे का, वर्ल्ड विश्व दलहन दिवस का, जो कौन मनाती है? जो मनाती है यूनाइटेड नेशन, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। चलिए, और इसका जो एक और थीम है क्या है? एट द लेट लव पल्सेस फॉर हेल्दी डाइट एंड प्लैनेट। चलिए अब जरा कुछ दिमाग पे फोर्स लगा जाए और सामने कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज आएंगी। जैसे नहीं एक राष्ट्रीय उद्यान होता है जहां पर सारे पशुएं होते हैं, कुछ होती हैं पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? याद रखना, इसको कहते हैं पक्षी अभ्यारण्य, जहां कबूतर पक्षी रहते हैं। तो ये आज मैंने रखा है स्टैटिक में स्पेशली बूस्टर के फॉर्म में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ट्राई करिएगा कितने आपको याद हैं, ठीक है। चलो बस ट्राई करो कि कितने से इसमें से आपको ऐड हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बस कोशिश करो इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपको याद है। ट्राई टू गेट द आंसर, करो तो जरा। अटापाका पक्षी अभ्यारण्य, कौंडिन्य पक्षी अभ्यारण्य, नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य, उपलापाडू पक्षी अभ्यारण्य, नजफगढ़ रेन बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड पक्षी अभ्यारण्य, खेजरिया पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो याद रखना, जरा एक बार देख लेते हैं, समझना जरा ध्यान से। ऊपर वाले सारे याद कर लो, ये सारे आंध्र प्रदेश के हैं। ये सारे कहां के हैं? आंध्र प्रदेश के। जरा समझना, आप बस पहला लाइन याद रखना जो आपको याद करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं अटापक्का नंबर 1, एक हो गया हमारा अटापक्का, आप ऐसे याद करो, ठीक है। एक हो गया हमारा अटापक्का,
एक हो गया हमारा कौंडिन्य, एक हो गया हमारा कौंडिन्य, लिख के याद करना, याद रहेगा। एक हमारा हो गया नीलपट्टू, एक हमारा हो गया नीलपट्टू, और एक हो गया हमारा उपला पाडू। ये चारों किस में है? ये चारों आंध्र प्रदेश में है, ये चारों आंध्र प्रदेश में है, याद रखना, ठीक है। जब भी बात आए नजफगढ़, जैसे नहीं सहवाग को कहते हैं नजफगढ़ का शहजादा, तो जब भी बात हो नजफगढ़ की तो आंसर हमारा क्या होगा? दिल्ली ही होगा। और जब भी सलीम भाई आएंगे, जब भी सलीम भाई आएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे गोवा में। सलीम भाई कहाँ जाएंगे? गोवा में। अब जरा देखो, तो लास्ट के तीनों हैं वो सारे गुजरात में हैं, वो लास्ट के तीनों जो कहाँ पर हैं वह गुजरात में है। तो जरा देखना, अगर मैं बात बोलूं खेजरिया, पहला हमारा कौन सा हो गया? अगर मैं बात बोलूं खेजरिया तो याद रखना खेजरिया कहाँ पर है? गुजरात में है। अगर मैं बोलूं कच्छ, पता ही होगा कच्छ की खाड़ी तो बहुत फेमस है, जब भी कच्छ आ जाए तो आंसर हमारा क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। और जब भी बात हो सरोवर, नल सरोवर, सरदार सरोवर, जब भी ऐसे कुछ नेम हो तो याद रखना आंख कहाँ मूंद के कहाँ जाना, तो आंसर हमारा गुजरात होगा बेटा, ठीक है। आई होप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, गारंटी देता हूं स्टैटिक में बहुत बार आते हैं पक्षी अभ्यारण्य, दैट इज नॉट नेसेसरी, या तो स्पेशल सेशन हो रहा है धनतेरस पे। तो आज का पर्पस ये नहीं है कि बस हम बैंक की स्टैटिक को कवर कराएं, आज हमारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप जब रेलवे का फॉर्म भरते हो, एसएससी का फॉर्म भरते हो, तो वहां भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओ, ये हमारे आज के सेशन का मेन टारगेट है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप गलत नहीं करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या है जल्दी से। बहुत ही आसान, मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन होगा, ये उतना आसान है, बताओ यह इतना आसान है। मैंने तरीके सिखाए थे आपको, तरीका जब मैंने पढ़ाया था आपको टॉपिक बजट, अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, देखो मैंने क्या बोला था कि जो सेवा कर होता है, याद रखना, जिसको हम लोग कहते हैं सर्विस, जो कहते हैं ना सेवा कर, याद रखना। तो याद रखना ये हमेशा, जो सर्विस है ये हमेशा इनडायरेक्ट होता है, यानी कि याद रखना ये हमेशा कैसा टैक्स होता है? अब तो लगता भी नहीं, ये पहले लगता था क्या ये सारे इनडायरेक्ट होते थे। जरा देखो सर्विस तो इनडायरेक्ट हो गया, हमको ढूंढना ये है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। तो जरा देखो यहाँ सर्विस हो गया, उसके बाद यहाँ सर्विस हो गया, यहाँ सर्विस हो गया, यानी मतलब ये चारों ऑप्शन तो कभी जिंदगी में नहीं होंगे। आंसर हमारा क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनी जो टैक्स देती है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि डायरेक्ट है। जो हमने अपने इनकम में सरकार को टैक्स दिया वो भी क्या हो गया हमारा? पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। याद रहेगा सभी लोगों को। आगे बढ़ता हूं, चलो अगला बताओ। बॉम्बे प्लान, जैसे हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं बनी थी, 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पता होगा 12 5 ईयर प्लान्स बने थे। आपको बस ये बताना है कि जो बॉम्बे प्लान है उसका फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ है। तो जरा समझना, जो फॉर्मेशन है वो तो हुआ 1944 में। जरा हम कुछ प्लान्स को समझ लेते हैं कि जो योजना आयोग के पहले बना था, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में, उससे पहले भी कुछ प्लान्स बने थे, ठीक है। ये इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा समझना दोस्तों इसको, ठीक है। जरा देखना, ये आंसर है, याद रखना। कहते हैं एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसको मिस्टर एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखी थी, याद रखिएगा। और उसमें कहा गया था कि प्लानिंग मतलब क्या होता है, जो प्लानिंग योजना है क्या है। उसमें कहा गया था मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज को ही हम लोग प्लान कहते हैं, यानी कि कम रिसोर्सेज में आपने ज्यादा कुछ उत्पादन किया, ज्यादा कुछ बेहतर किया, दिस इज कॉल्ड योर प्लानिंग। उसके बाद बना 1954 में बॉम्बे प्लान, जो कि मिस्टर श्री मान्य नारायण के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद एक मॉडल चला हमारे देश में गांधीयन प्लान, जो गांधी जी के वसूलों पे काम किया। और जो लास्ट वाला हमारा प्लान बना वो बना मिस्टर एम एन रॉय, जो वहाँ के पीपल्स के द्वारा बना। और पता होगा देश का पहला 5 ईयर प्लान जो बना था वो कब बना? वो बना 1951 को। कब बना? 1951 को, 5 सालों के लिए, ठीक है। और आखिरी वाला कब था? तो आखिरी वाला था 2007 से लेकर
2012 तक। ये आखिरी 5 ईयर प्लान था, याद रखना, हमारे देश का, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो फिर नीति आयोग आ गया। अगला बताओ, देश की पहली जनगणना आपको बताना है कौन से ईयर में हुई थी। 1950 में, 1872 में, 1944 में, 1947 में। याद रखना, इस साल जो जनगणना हो रही है, जैसे अगर आपको याद होगा, जो आखिरी जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 2011 में। और याद रखना, जो इस बार वाला हो रहा है 2021 को, यह बहुत कारणों से खास है। होना तो इसको 20 में ही चाहिए था, बट कोविड के कारण हो नहीं पाया। यह देश का पहला, याद रखना, डिजिटल सेंसस हो रहा है। कैसा? सारा डेटा डिजिटल ही आपसे लिया जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा देख लो कुछ डिटेल हमारी ये समझने के लिए। जो पहला सेंसस हुआ 10 सालों में, याद रखना, वो हुआ 1881 में। जो लास्ट वाला हुआ 11 में हुआ। और अभी तक टोटल जो जनगणना हुई है वो 15 जनगणना हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला बताओ, क्वेश्चन आसान है, ध्यान से। इनमें से कौन सी ऐसी फसलें हैं जो रबी फसल के अंतर्गत नहीं आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम्स अंडर रबी क्रॉप्स? आपको बताना है गेहूं, जौ, मटर या चावल, ऐसी कौन सी फसलें हैं जो रबी क्रॉप्स के अंतर्गत नहीं आती है? दिमाग लगाओ, या तो रबी फसल होती है और या तो खरीफ फसल होती है। आपको बताना है कौन सी रबी में नहीं आती। तो जरा देख लो और आज से रट लो ध्यान से, ठीक है। आंसर तो हमारा हो गया राइस, क्योंकि याद रखना, जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उसे हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। जरा देखिए, याद रखना, इस रबी फसल में याद रखना पानी की नीड कम होती है, पानी की नीड कम होती है, नीड कम होती है, याद रखिएगा। और जो खरीफ फसलें हैं, याद रखना, इसमें पानी की नीड ज्यादा होती है, इसमें पानी की नीड जो है वह ज्यादा होती है। जैसे देखो, वेट हो गया, सरसों हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, ये सारी रबी खरीफ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं चाय हो गया, सॉरी चाय कह रहा, राइस हो गया, कॉटन हो गया, उसके बाद मैदा हो गया, है ना, मूंगफली का हो गया, ये सब हो गया हमारी खरीफ फसलें हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गलती मत करना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? यह भी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, देश का पहला जो नेशनल पार्क है वो बना था 1936 में। और याद रखना, जरा इसको समझ लेते हैं ये क्यों खास था, ठीक है। तो जरा समझना, इंडिया का पहला जो राष्ट्रीय पार्क था, जो याद रखना, यह फेमस है 1936 में, जो जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। जरा समझना, इसका नया नामकरण किया गया, क्या नामकरण किया गया? जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक है, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में। और याद रखना 2021 में इसका नामकरण फिर चेंज हो गया, अब यह बन गया है रामगंगा। क्या बन गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखना इसी राष्ट्रीय उद्यान से 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत की गई थी हमारे देश में, ठीक है। चलो आगे बताओ, भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? साउथ बटन, मिडिल बटन, पेरियार नेशनल पार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, जो सबसे छोटा है दोस्तों ना, उसका नाम है हेमिस, जो कि याद रखना पहले जम्मू में था, बट अब चला गया है कहां पर? लद्दाख में, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, जो हेमिस है वो सबसे बड़ा है। और अगर मैं पूछूं कि इसमें छोटा कौन सा है, तो याद रखना छोटा हमारा हो गया, इसका नाम है साउथ बटन आइसलैंड। और याद रखना ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से बनाइए। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को भारत में कौन रिलीज किया? भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को
कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, IMF, WTO, WHO या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसको नीति आयोग रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है? नीति आयोग। इंडिया में याद रखना जो भी प्लानिंग है वो सारा काम कौन करता है? तो याद रखना ये सारा काम करती है नीति आयोग करती है, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूं नीति आयोग के बारे में तो पता होगा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और याद रखना इसके हेड हमेशा PM होते हैं, और याद रखना इसके CEO कौन है? इनका नाम है अमिताभ कुमार, और इसके जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है राजीव कुमार। उनका नाम क्या है? याद रखना उनका नाम राजीव कुमार है, ठीक है। चलो आगे बताओ। अब जरा समझना होता क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट्स को और सेंट्रल को लोन देती है, ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। अब कंसर्न ये है, जरा समझना क्या है कि एक होता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीना, और एक होता है याद रखना अक्टूबर से मार्च तक का 6 महीना। तो इसमें सरकार की सपोर्ट करती है RBI उधार देने के माध्यम से, ठीक है। तो इस माध्यम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं WMA, यानी याद रखना वेजेस मींस एडवांस, इसको कहते हैं। तो ये पहले हाफ में कितना रुपए देने की बात कही गई थी? तो याद रखना इसमें देने की बात कही गई है टोटल 1.2 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही है। किसकी? RBI के द्वारा। किसको? स्टेट्स और सेंट्रल्स को। याद रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखना RBI से मनी बोरो कर सकती है 90 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। इसको कहते हैं हम लोग क्या? WMA, याद रखना। और इसका जो रेट है रेपो का भी रेपो रेट कितना है? 4%, यानी कि अभी सरकार उधार ले सकती है किससे? RBI से एट 4% पे, ठीक है। चलिए अगला बताओ ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, गलत मत करना। इतना फेमस टेंपल है मीनाक्षी, कभी मौका हो तो जाके देखिए। मीनाक्षी मंदिर भारत के कौन से प्रदेश में है? आपको ये बताना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या छत्तीसगढ़। तो याद रखना बड़ा फेमस ये मंदिर टेंपल है जो कि याद रखना ये मीनाक्षी टेंपल कहलाता है, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? और एक चीज जरूर याद रखना टू एवरीबडी, तमिलनाडु के याद रखना मदुरई में याद रखना ये व्यागरी रवर के ऊपर बना हुआ मीनाक्षी टेंपल है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो सेशन मैंने लिया सभी लोगों को समझ आएगा। ये स्पेशल सेशन है जो याद रखना जो जिसका पर्पस है धनतेरस की उपलक्ष्य में ये सेशन लिया गया है। और अगर आप ऐसे ही सेशन चाहते हैं तो याद रखना सभी लोग एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए टू एवरीबडी, ठीक है। और जहां तक हो सके सेशन को आप लोगों को क्या करना है, कमेंट और शेयर कर देना है, ठीक है, टू एवरीबडी। आज इतना ही रखता हूं, सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मुलाकात होगी कल सवेरे 6 बजे। इसका टैगलाइन है #जागो इंडिया जागो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।